नशे की बीमारी में इलाज का फ़ैसला टलने में और टालने में जहाँ एक तरफ बहुत सारी मिथ्स रुकावट पैदा करती हैं, वहीं मरीज़ जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है वो बार बार फैमिली को यकीन दिलाता है कि मेरा मसला इतना मसला नहीं है, मेरी बीमारी जो है ये उस तरह की नहीं है जैसे नशे के मरीज़ों की कोई बीमारी होती है, हालात इतने भी ख़राब नहीं है कि मुझे इलाज की ज़रूरत पड़े। और फैमिली इसके साथ होने वाली बातचीत में अक्सर कन्विंस होती रहती है और ये फ़ैसला सालों तक टलता रहता है। इस दौरान फैमिली जब कभी पेशेंट के साथ बातचीत करती है तो वो बातचीत के और इस मसले को हल करने के कुछ ऐसे तरीके अपनाती है जो अपने दिल की तसल्ली के लिए तो काफ़ी होते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ किसी भी तरह से इलाज या रिकवरी के साथ नहीं होता। अच्छा, इन तरीक़ों में वो कोई 6 तरीके हैं जो मैंने देखा कि फैमिलीज़ अपनाती हैं और फिर 7वां ऑप्शन जो है वो इलाज के तौर पे चुनती हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ बातचीत कर सकते हैं जिनके मरीज़ों के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन आज वो एक अच्छी ज़िंदगी पर आ चुके हैं, बामकसद ज़िंदगी पर आ चुके हैं और उनके घरों से जो गया हुआ सुकून है वो वापस उन्हें मिल चुका है। मरीज़ की बीमारी का जो शैडो इफ़ेक्ट है वो फैमिली पर भी आ रहा होता है। एक तरफ मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी नुकसान उठा रहा होता है, दूसरी तरफ फैमिली के अंदर एक एक फ़र्द और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पेशेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा एक जज्बाती रिश्ता रखते हैं, वो एक डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं, रातों को करवट बदलते हैं तो पहला ख़्याल उसी मरीज़ का आता है। और फ़र्क इसमें ये होता है कि मरीज़ की फैमिली इसे मसला समझ रही होती है, लेकिन मरीज़ इसे मशगला समझ रहा होता है। बाद औक़ात तो इस किस्म के नताइज पैदा होते हैं कि तबाही के एक ऐसे दहाने पे पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी आन खड़ी होती है कि कोई बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर भी जो है वो काफ़ी बड़ा नुकसान उठा चुका होता है। लिहाजा इससे पहले कि जिस्मानी, समाजी, माशी, माशरती और रूहानी सतह बिल्कुल हिट बॉटम पर आ जाए, हमें ऐसे मरीज़ की मदद करने का सही रास्ता चुनना चाहिए। और वो सही रास्ता क्या है कि जब भी आप अपने किसी मरीज़ को देखें जो कि मरीज़ का टाइटल जिसको अभी नहीं मिला और आप अभी उसको कुछ बेचैन देख रहे हैं, कुछ बेसुकून देख रहे हैं, उसके अंदर एंगर का मसला है, उसके अंदर कोई इरिटेशन, एजिटेशन चल रही है, वो रातों को जागता है, उसके सोने और जागने का बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो चुका है, वो अपनी उसका जो ग्राफ है प्रोफेशनल लाइफ का, उसकी स्टडी का, वो ग्राफ जो है वो कहीं डिक्लाइन पर जा रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए अलार्मिंग होनी चाहिए। हमारे पास विलिंग वेज़ में, सदाकत क्लिनिक में जब फैमिलीज़ रब्ता करती हैं तो वो काफ़ी नाउम्मीद और मायूस होती हैं, उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से वो गुज़र रहे होते हैं। और ऐसे में जब उनको ये सारी बातें हम बताते हैं तो आप यकीन मानें कि कई दफ़ा तो फैमिलीज़ को ख़ुद भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या वो दोबारा कोई सुख या चैन की कोई रात सो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है और मैं गुज़िश्ता 22 बरस से सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज़ के साथ वाबस्ता हूँ। इस अरसा के दौरान मुझे हज़ारों ऐसी फैमिलीज़ के साथ बातचीत का मौका मिला जिनकी फैमिली में या उनके अज़ीज़ व अक़ारिब में किसी का मसला नशे की बीमारी का मसला है। अपनी इन मुलाकातों और इदारे के साथ वाबस्ता रहते हुए उन मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स की रोशनी में मैं आज आपसे चंद एक वो अहम नुकात शेयर करूँगा जिससे कि ये बात समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह मरीज़ के इलाज का फ़ैसला टलता रहता है। होता ये है कि ये बीमारी डिनाइल से शुरू होती है। हम सब इंसान अक्सर जब किसी मसाइल से दो चार होते हैं तो सबसे पहले तो हम एक डिनाइल में होते हैं, हम फौरी तौर पे उस मसले को एक्सेप्ट नहीं करते। डिनाइल, हकीकत से इनकार, एक वो बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें इलाज की तरफ आने नहीं देती। नशे की बीमारी में नशे का मरीज़ चूँकि बहुत इंटेलिजेंट होता है ही ये इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी। मैं जब ये बात मिलने वाले मुख्तलिफ़ फैमिली मेम्बर्स से कहता हूँ जो अपने इलाज के लिए मुझसे मुलाकात के लिए वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, तो वो ये बात सुन के हैरान होते हैं कि ये कैसी बात कि ये इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है। तो फिर मैं उनसे ये डिस्कस करता हूँ कि किस तरह
जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ब्रिलियंट माइंडेड लोग होते हैं, वो अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत नहीं कर पाते और ऐसे वक्त पे भी जाग कर काम करना चाहते हैं जब उनके जिस्म को, उनके ब्रेन को ज़रूरत होती है कि वो ज़रा थोड़ा रिलैक्स हो जाए और अगले दिन के लिए भरपूर तरीके से तवानाई मुज्तमे करके तो अपना एक अच्छा खूबसूरत दिन आगाज़ करे। इसके लिए तो फिर पूरी रात का आराम चाहिए होता है। तो नशे की बीमारी में इलाज का फ़ैसला टलने में और टालने में जहाँ एक तरफ बहुत सारी मिथ्स रुकावट पैदा करती हैं, वहीं मरीज़ जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है वो बार बार फैमिली को यकीन दिलाता है कि मेरा मसला इतना मसला नहीं है, मेरी बीमारी जो है ये उस तरह की नहीं है जैसे नशे के मरीज़ों की कोई बीमारी होती है, हालात इतने भी ख़राब नहीं है कि मुझे इलाज की ज़रूरत पड़े। और फैमिली इसके साथ होने वाली बातचीत में अक्सर कन्विंस होती रहती है और ये फ़ैसला सालों तक टलता रहता है। इस दौरान फैमिली जब कभी पेशेंट के साथ बातचीत करती है तो वो बातचीत के और इस मसले को हल करने के कुछ ऐसे तरीके अपनाती है जो अपने दिल की तसल्ली के लिए तो काफ़ी होते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ किसी भी तरह से इलाज या रिकवरी के साथ नहीं होता। अच्छा, इन तरीक़ों में वो कोई 6 तरीके हैं जो मैंने देखा कि फैमिलीज़ अपनाती हैं और फिर 7वां ऑप्शन जो है वो इलाज के तौर पे चुनती हैं। उन 6 तरीक़ों में से सबसे पहला तरीका ये होता है कि पेशेंट को एक इमोशनल अपील दी जाती है। जब वो नशे में मुब्तला होता है, जब वो अपने हालात को ख़राबी की तरफ लेकर के जा रहा होता है, तो उस वक्त फैमिली में वालिदैन और अक्सर माएँ अपने पेशेंट को, बेटे को एक इमोशनल अपील देती हैं और उससे कहती हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया है। उसे प्यार का इज़हार करके, मिन्नत समाजत करके, रो के, रिक्वेस्ट करके ये तवक्को करती हैं कि शायद ये कोई इसके बस का काम है, इसके इख्तियार का काम है और इसके नतीजा में ये अपने इस रवैये से, नशे की बीमारी से निकल सकता है। जब ये इमोशनल अपील जाती है तो इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता, तो फिर वालिदैन में से अक्सर वालिद जो है वो मैंने देखा कि वो ज़रा सख्ती का मुज़ाहरा भी करते हैं, कई दफ़ा ज़रा डरा धमका के और बाद औक़ात तो आग कर देने की धमकी देकर भी वो ये तवक्को करते हैं कि हम ज़रा इस तरीके से सख्ती करेंगे तो ये बाज़ आ जाएगा। यहाँ भी फैमिली ये सोच रही होती है कि ये कोई मरीज़ का इख्तियारी मामला है और वो बाय चॉइस ये नशा इस्तेमाल करता है। उस वक्त तक फैमिली को किसी भी तरह से इस बीमारी का डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता और ये सब कुछ वो इख्तियारी बात समझ रही होती है। इसका नतीजा ना निकलने पर फिर तीसरी ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं और वो मरीज़ की मर्ज़ियाँ पूरी करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम इसको खुश करेंगे तो ये भी हमें खुश करेगा जवाबी तौर पे, गोया कि नशा छोड़ देगा। अच्छा, खुश करने के कौन से तरीके, जैसे कि मरीज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, बीमारी क्या तो मजबूर होते हैं, तो उनकी मर्ज़ियाँ पूरी करते हैं, जैसे कि उनके पसंदीदा मॉडल के मोबाइल्स लेके देना, उनकी पसंदीदा मॉडल की गाड़ियाँ लेके देना और कई दफ़ा उनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों से, ममालिक से उन्हें इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ भी करने से जब कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर इर्द गिर्द से लोग मशवरा देते हैं कि आप इसका माहौल क्यों नहीं बदलते, इसको कहीं बाहर भेज दें। तो फिर किसी दूसरे मुल्क में वो मरीज़ भेज दिया जाता है इस तवक्को के साथ कि ये माहौल बदलेगा तो ये ठीक होगा। बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ जो कोई भी पेशेंट जाता है तो वो ड्रग्स से महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि ड्रग्स तो पूरी दुनिया में हर जगह ही अवेलेबल हैं और ये एक ख़ास नेटवर्क से जुड़े होने की वजह से कहीं भी ऐसा नहीं होता कि किसी मरीज़ को ड्रग्स अवेलेबल ना हो। कुछ ही अरसे के बाद मरीज़ बाहर कुछ अरसा गुजार के बाज़-औक़ात किसी कानून की पकड़ में भी वहाँ आ जाते हैं, तो वहाँ से होकर दोबारा मज़ीद ख़राब हालात के साथ जब पाकिस्तान पहुँचते हैं तो अब की फैमिली सोचती है, बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी ये मशवरा दिया होता है कि दरअसल इसको अगर ब्याह दिया जाए, इसकी शादी कर दी जाए तो एक जब ज़िम्मेदारी पड़ेगी, एक खुशी मिलेगी तो उससे ये मरीज़ बेहतर हो जाएगा। अब के रिहैब सेंटर का काम एक शादी में दुल्हन के ज़रिए लेने की कोशिश की जाती है और मरीज़ की शादी कर दी जाती है। शादी आम तौर पे मैंने देखा है कि चंद माह या साल के अंदर ही ख़राब होना शुरू हो जाती है और रिश्ता टूट भी जाता है। और इस रिश्ते के टूटने के बाद भी फैमिली का एक ख़्याल ये होता है कि ये कोई लड़की घर बसाने वाली नहीं थी, इसीलिए तो एक तो हमारा लड़का भी ठीक नहीं हुआ
और दूसरा शादी नहीं चली। कई दफ़ा तो ये भी मैंने देखा कि फैमिली दूसरी शादी भी ऐसे मरीज़ की कर देती है। जब इससे भी मसला हल नहीं होता तो दूसरी तरफ बीमारी प्रोग्रेस कर रही होती है और फैमिली में मायूसी भी चल रही होती है, तो फैमिली और पेशेंट के ताल्लुकात काफ़ी ख़राबी की तरफ आ रहे होते हैं। ऐसे में फैमिली जब पेशेंट पर रोक टोक करती है तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है और वो चाहता है कि उसको रोक टोक से निजात मिले। तो वो मुतालबा पेश करता है कि मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे के अलग कर दिया जाए ताकि मैं अपना अलहदा कोई सिस्टम बनाऊं। फैमिली अब की सोचती है कि शायद ऐसा करने से कोई इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, शायद ये रोक टोक की वजह से जो है वो नशे की तरफ जाता है, तो इस पर जिम्मेदारी डाली जाए। तो कई दफ़ा उसको अलग भी कर देते हैं और वो अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रुपया पैसा ढेर सारा बर्बाद करके फिर फैमिली के रहमो करम पे आ जाता है और अब के कोई मशवरा देता है कि आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते। ख़वातीन हज़रात, ये मैंने टाइम एंड अगेन चीज़ देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है कि हर दूसरी तीसरी फैमिली के साथ यही कहानी है, जिसमें कि मरीज़ और फैमिली दोनों इस फ़ैसला ना कर सकने के अमल से गुज़र कर अपनी बीमारी को, मसले को काफ़ी बढ़ा चुके होते हैं। आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे मरीज़ को देखते हैं जिसके इसी किस्म के रवैये हैं, जो अपनी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है जो बेबसी की बीमारी है, बेख्तियारी की बीमारी है, वो चाहता तो है लेकिन वो नशे की बीमारी को छोड़ नहीं पाता। ये जो चाहत है ना, ये दरअसल धोखा देती है, क्योंकि फैमिली को लगता है कि चूँकि ये चाहता है चुनाचे ये छोड़ भी सकता है। और फिर होता यह है कि 22 घंटे अगर कोई 24 घंटों में से बेहतर गुजारता है और 2 घंटे का कोई एपिसोड आता है तो जिसमें कि कोई उसके नामुनासिब रवैये देखने में आते हैं, तो बाकी वक्त के दौरान फैमिली उम्मीद लगा लेती है कि अच्छा, अगर ये 22 घंटे बेहतर गुजार सकता है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसका ये इख्तियार है और ये चाहे तो छोड़ सकता है। लिहाजा इस बीमारी के जो नुकसानात हैं वो बढ़ते रहते हैं। बीमारी के नुकसानात में समाजी नुकसानात भी हैं। बीमारी के नुकसानात में जो है वो जिस्मानी नुकसानात तो आप सब जानते ही हैं, दिमागी और नफ्सियाती नुकसानात इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके रवैये ख़राब होते हैं, बाज़ औक़ात तो इस किस्म के नताइज पैदा होते हैं कि तबाही के एक ऐसे दहाने पे पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी आन खड़ी होती है कि कोई बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर भी जो है वो काफ़ी बड़ा नुकसान उठा चुका होता है। लिहाजा इससे पहले कि जिस्मानी, समाजी, माशी, माशरती और रूहानी सतह बिल्कुल हिट बॉटम पर आ जाए, हमें ऐसे मरीज़ की मदद करने का सही रास्ता चुनना चाहिए। और वो सही रास्ता क्या है कि जब भी आप अपने किसी मरीज़ को देखें, जो कि मरीज़ का टाइटल जिसको अभी नहीं मिला और आप अभी उसको कुछ बेचैन देख रहे हैं, कुछ बेसुकून देख रहे हैं, उसके अंदर एंगर का मसला है, उसके अंदर कोई इरिटेशन, एजिटेशन चल रही है, वो रातों को जागता है, उसके सोने और जागने का बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो चुका है, वो अपनी उसका जो ग्राफ है प्रोफेशनल लाइफ का, उसकी स्टडी का, वो ग्राफ जो है वो कहीं डिक्लाइन पर जा रहा है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए अलार्मिंग होनी चाहिए और आपको नोटिस करना चाहिए कि ऐसे में किसी वक्त इन मसलों के हल के लिए किसी के मशवरे पर वो दवा समझकर ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकता है। और कहीं उसने ऐसा करना शुरू तो नहीं कर दिया, और अगर ऐसा करना उसने शुरू कर दिया है तो फौरी तौर पे फिर माहिरीन से रब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि डैमेजेस हो चुकने के बाद रिकवरी का प्रोसेस उतना ही फिर लंबा होता चला जाता है, रिकवरी मुश्किल होती चली जाती है। अगर आप जितनी जल्दी अपने पेशेंट को इलाज मिलाएंगे उतना ही जल्दी उसके अंदर बेहतरी के इम्कानात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास विलिंग वेज में, सदाकत क्लिनिक में जब फैमिलीज रब्ता करती हैं तो वो काफ़ी नाउम्मीद और मायूस होती हैं, उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से वो गुज़र रहे होते हैं। और ऐसे में जब उनको ये सारी बातें हम बताते हैं तो आप यकीन माने कि कई दफ़ा तो फैमिलीज़ को ख़ुद भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या वो दोबारा कोई सुख या चैन की कोई रात सो सकेंगे। मरीज़ की बीमारी का जो शैडो इफ़ेक्ट है वो फैमिली पर भी आ रहा होता है। एक तरफ मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी नुकसान उठा रहा होता है, दूसरी तरफ फैमिली के अंदर एक एक फ़र्द और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पेशेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा एक जज्बाती रिश्ता रखते हैं, वो एक डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं। रातों को करवट बदलते हैं तो पहला ख्याल उसी मरीज़ का आता है। और फ़र्क इसमें ये होता है
कि मरीज़ की फैमिली इसे मसला समझ रही होती है, लेकिन मरीज़ इसे मशगला समझ रहा होता है। लिहाजा ख़वातीन व हज़रात, अपने इस मसले को जल्द से जल्द किसी भी अपने माहिर से डिस्कस करने में हिचकिचाएं मत, शर्माएं मत, क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है। जितनी जल्दी इस बारे में बात होगी, जितनी जल्दी इस बारे में कोशिशें शुरू होंगी, उतनी ही जल्दी आपका मरीज़ बेहतर हो जाएगा और मरीज़ बहुत बेहतर ज़िंदगी पर आ जाते हैं। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ बातचीत कर सकते हैं जिनके मरीज़ों के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन आज वो एक अच्छी ज़िंदगी पर आ चुके हैं, बामकसद ज़िंदगी पर आ चुके हैं और उनके घरों से जो गया हुआ सुकून है वो वापस उन्हें मिल चुका है। लिहाजा विलिंग वेज या सदाकत के लेने के इन प्रोग्राम्स का मकसद आप सब लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस देना है कि नशे की बीमारी एक काबिल इलाज बीमारी है और इस बीमारी के इलाज में जितनी जल्दी हम कोशिशें शुरू करते हैं, उतनी जल्दी हम अपने आप को, घर के माहौल को, अपने मरीज़ को, अपने प्यारे को बेहतर ज़िंदगी पर ला पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामिया नासिर।